दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, आज उसी कड़ी में एक और नया क्वेश्चन लेके हम आपके साथ उपस्थित हैं। और सबसे पहले आपको 78 जो हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस कल है 15 अगस्त को, उसकी पूर्व संध्या पर हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद है कि आप भी हमें शुभकामनाएं देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसकी शुभकामना लीजिए। आप अपने देश को सबसे पहले रखें और जो मौलिक कर्तव्य है ना आपका, मौलिक यार, आप अपने अधिकार के लिए तो लड़ जाते हो, लेकिन आप अपने कर्तव्य का पालन करो यार, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और इसीलिए हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हमारा है कि इन्हांस द साइंटिफिक टेम्परामेंट इन सोसाइटी, इसीलिए हम ये काम करते हैं कि फर्जी मॉडल तर का पोल खोलते रहते हैं। हो सकता है आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, आपका अपना विचार है, हमारा अपना विचार है। आप हमारे विचार का सम्मान कीजिए, हम आपके विचार का सम्मान करते हैं। मत भिन्नता हो सकती है हम दोनों में, ठीक है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि तो मेंस आंसर राइटिंग का सिलसिला जो हमारा चल रहा है वो लगातार चलते रहेगा। आज उसी सेक्शन में हम नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो आप फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहें। आप फर्जी मॉडल उत्तर से कभी मेंस आंसर राइटिंग नहीं सीख सकते हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग में आपको कोई यदि समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं, भारत के आप किसी भी शहर में क्यों ना हो। तो आइए हम आज का सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल तक हम आपको बताए थे, आज हमारा 12 नंबर सवाल है। कह रहा है कि देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था, तो ये हमारा पहला सेगमेंट हो गया, ये हमारा दूसरा सेगमेंट हो गया, के बीच अंतर कीजिए, तो ये तीसरा सेगमेंट हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ कंप्लीट हो गया ना, कि देखभाल अर्थव्यवस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बीच अंतर कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है, ठीक है। ये दो, तो इसमें कितना, अगर आप देखें तो बेसिकली 3 क्वेश्चन है। एक आपको डिफाइन करेगा देखभाल अर्थव्यवस्था को, एक डिफाइन करना पड़ेगा मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था को, दोनों का अंतर बताना पड़ेगा, और फिर महिला सशक्तिकरण, तो ये हमारा चौथा सेगमेंट हो गया। यहाँ पे समाज सशक्तिकरण भी दे सकता था, ठीक है। तो कोई भी शब्द वहाँ पे आ सकता है। तो हम बताते हैं क्वेश्चन का इंटेंट चेंज होता है, इंटेंट सेम होता है, कंटेंट चेंज होता है। तो देखिए आप क्वेश्चन को पूरी तरह समझ गए होंगे। अब हम इसका सरल अर्थ में आपको बताते हैं कि भूमिका क्या लिखें और वास्तव में क्वेश्चन पूछा क्या गया है। तो देखिए देखभाल अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसको हम आपके सामने डिफाइन कर देते हैं। जैसे देखिए आपके घर में जो माता जी काम करती है, वो क्या करती है, देखभाल करती है, उसके बदले उसको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरा बात, जो आपके घर में मेड काम करती है उसको पारिश्रमिक मिलती है, तो एक को नहीं मिलती, एक को मिलती है। तो लेकिन दोनों अर्थव्यवस्था में काउंट नहीं होता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक हमारा होता है संगठित क्षेत्र, एक होता है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे काम है जो सरकार के रिकॉर्ड पे नहीं आता है। अब सपोज कीजिए कोई नर्स है, हॉस्पिटल में वो ड्यूटी करती है, सर्विस करती है या जॉब करती है, तो उसे वेतन मिलता है, तो वो भी क्या है, वो देखभाल का काम करती है। आप जानते हैं वो देखभाल का काम करती है, बट उसे जो वेतन मिलता है तो वो टैक्स टीडीएस देती है। तो वो क्या हो गया, वो देखभाल अर्थव्यवस्था है, बट वो मौद्रीकृत है, क्योंकि वो सरकार के नज़र में है, कितना मुद्रा उसको मिल रहा है वो सरकार के नज़र में है, ठीक है। लेकिन जो आपके घर में कोई हाउस होल्ड सेक्टर में महिला काम करती है, जो मेड के रूप में काम करती है, आप उसे नगद में पैसा देते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे क्या है, तो औपचारिक ये नगद भी जो हमारा देखभाल अर्थव्यवस्था है वो नगद में भी हो सकता है और विदाउट बेच के भी हो सकता है, विदाउट वेतन भी हो सकता है, वेतन वाला भी हो सकता है, विदाउट वेतन वाला भी हो सकता है। लेकिन ऐसा वेतन वाला नौकरी जो कि सरकार के रिकॉर्ड में ना हो। आप बताइए जो आपके घर में मेड काम करती है तो उसकी तो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं होता है। लेकिन जो बहुत सारे बड़े बड़े ये होटल हैं, जो होटल हैं उसमें जो महिलाएं सेफ के रूप में काम करती है, पुरुष सेफ के रूप में काम करते हैं, तो वो क्या है, देखभाल अर्थव्यवस्था है। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे पैसा दिया जाता है वो सरकार के रिकॉर्ड में। तो ये हम अंतर बताना चाह रहे थे। तो देखभाल अर्थव्यवस्था वो यही है कि जिसको एक तो काम करने के बदले, देखभाल करने के बदले, केयर के बदले कोई पारिश्रमिक नहीं मिलती है, और दूसरा यदि पारिश्रमिक मिलती भी है, वेतन यदि मिलती भी है, तो वो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं होता है। अब मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था क्या लिखा हुआ है, देखिए मोनेटाइज इकोनॉमी। मोनेटाइज शब्द का मतलब यही होता है कि जो हर चीज़ पैसा खरीद किए और सरकार के रिकॉर्ड में गया। यदि आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो सरकार के रिकॉर्ड में जाता है। जैसे अगर कोई
कोई कंपनियां हैं वो कोई सामान प्रोडक्शन करती है, आप अपने गांव में खरीदते हैं, लेकिन सरकार के पास ये रिकॉर्ड होता है ना कि इस कंपनी ने हमारे यहाँ इस साल इतना सरसों का तेल का उत्पादन हुआ। सरकार के पास चूंकि उस पर सरकार टैक्स लगाती है, तो कंपनियां उसे सरकार को डाटा देती है। तो ये क्या, मौद्रिक अर्थव्यवस्था। आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, कोचिंग वाला जीएसटी भरता है, तो ये क्या है, एक तरीका से कोचिंग वाला भी देखभाल ही करता है, आपका देखभाल ही करता है, बट वहाँ पे आप जीएसटी देते हैं, और जीएसटी देते हैं तो ये क्या है, हमारा मौद्रिक अर्थव्यवस्था जो सरकार के रिकॉर्ड में आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे सरल भाषा में। अब यही कह रहा है कि जब महिला को हम सशक्त करेंगे, महिला यदि सशक्त होगी तो किस माध्यम से, किस तरीके से हम एक महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो दोनों का मीनिंग आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम यहाँ पे भूमिका की बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं और निष्कर्ष की बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्पेस ले लेते हैं। तो फिर से हम बता दें, यदि मेंस एनसीईआरटी में आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। चलिए हमने यहाँ पे कहा भूमिका, आ जाए भाई भूमिका। तो भूमिका आप क्या लिखेंगे, आप सिंपल है भूमिका केयर इकोनॉमी से स्टार्ट कर दीजिए कि देखभाल अर्थव्यवस्था क्या है। देखभाल अर्थव्यवस्था से हमारा तात्पर्य है कि, ठीक है, यह अर्थशास्त्रियों का देखभाल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि, आप दोनों शब्द लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानना है कि जिसमें अवैतनिक कार्य, अधिकांश अवैतनिक कार्य किए जाते हैं, साथ ही हाउस सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में या घरेलू क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को जिसे नगद में वेतन दिया जाता है, और सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, वो किसी तरह का आईटीआर फॉर्म नहीं भरती, किसी तरह का गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती है, तो उसे ही कहा जाता है केयर इकोनॉमी, कि केयर करने के बदले आपको कुछ दिया जाता है और केयर करने के बदले आपको कुछ नहीं भी दिया जाता। तो अवैतनिक, तो ये हो गया आपका केयर इकोनॉमी की देखभाल अर्थव्यवस्था से हमारा तात्पर्य है कि अवैतनिक और अनौपचारिक देखभाल कार्य से है। अवैतनिक और अनौपचारिक, यहाँ पे दो शब्द आप देखेंगे, मैंने अनौपचारिक की भी बात की थी, अवैतनिक और अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से जो महिलाएं घरेलू सेक्टर में काम करती है, जिसे बच्चों की देखभाल करना, उदाहरण के लिए बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू सेवाएं आदि। अब सपोज कीजिए कि हम बता रहे हैं कि आज बड़े बड़े घर में क्या होता है कि अगर दोनों माता पिता यदि दोनों जॉब करते हैं तो किसी को हायर कर लेता है बच्चा को देखभाल करने के लिए, और उसे नगद में वेतन दिया जाता है। तो समझ गए। तो आप लिखें घरेलू अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि यह केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी के बारे में, देखभाल अर्थव्यवस्था के बारे में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अवैतनिक और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं या काम करने वाले श्रमिक, तो श्रमिक लिखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों जगह श्रमिक, जिसे वेतन तो मिलता है और वेतन नहीं भी मिलता है, दोनों कंडीशन होती है, वेतन मिलता भी और वेतन नहीं भी मिलता, और वो उस मिले हुए वेतन का सरकार के पास किसी तरह कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई औपचारिक संस्थाएं नहीं होती है, कोई औपचारिकरण उसका नहीं होता है, उसे ही केयर इकोनॉमी कहा जाता है। ये हो गया आपका केयर इकोनॉमी। अब अगला पेज या पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था। और अगर आप, तो मौद्रिकृत अर्थव्यवस्था क्या, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें मुख्य रूप से मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अर्थव्यवस्था, मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था से हमारा तात्पर्य है कि यह हमारा संबंध है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का खरीद और बिक्री किया जाता है, ठीक है, और जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास होता है, उसे हम लोग कहते हैं मौद्रीकृत अर्थव्यवस्था। तो दोनों समझ गए। दोनों का डेफिनेशन देके भी आप अंतर बता सकते हैं या नहीं, तो आप दोनों का इस तरीका से आप एक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक तरफ आप लिख सकते हैं केयर इकोनॉमी और एक तरफ मोनेटाइज इकोनॉमी, दोनों का। और पहला यहाँ पे आप लिख दीजिए कि अवैतनिक काम, यहाँ पे वैतनिक काम। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिखिए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। अनौपचारिक क्षेत्र, एक्सप्लेन करना है एक दो लाइन में, औपचारिक क्षेत्र। तीसरा पॉइंट, सरकार के पास इसके रिकॉर्ड का अभाव होता है, सरकार के पास पूरी रिकॉर्ड होती है। केयर इकोनॉमी में अगला पॉइंट यदि हम लिखें, केयर इकोनॉमी में जो काम होता है केयर इकोनॉमी में, वो भावनाओं से जुड़ा होता है, भावनाओं आधारित काम होता है, जबकि मोनेटाइज इकोनॉमी में सभी चीज़ें मुद्रा से तय होती है, ठीक है। केयर इकोनॉमी जो है हमारा, केयर इकोनॉमी विदाउट, वो गैर प्रॉफिट होता है,
लाभ या हानि को देखकर काम नहीं करता है। केयर इकोनॉमी लाभ या हानि को देख के काम नहीं करता है, जबकि मौद्रिकृत अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ लाभ पर काम करता है। जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है वो क्या सिर्फ और सिर्फ लाभ पे काम करता है। तो ये 5-6 पॉइंट हमने आपको बताया अंतर के, कि एक हमारा अवैतनिक है, एक वैतनिक है, एक अनौपचारिक है, एक औपचारिक है, एक का रिकॉर्ड सरकार के पास है, एक का रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है, एक भावनाओं पे काम करता है, दूसरा मुनाफे पे काम करता है। ठीक है, तो आप पूरी तरीका से समझ गए होंगे कि मौद्रिकृत अर्थव्यवस्था और इसमें दोनों में किस तरीका से अंतर किया जा सकता है। तो एक ये तो था पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जहां पे ये दिया हुआ है क्या कि महिला सशक्तिकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है। तो महिला सशक्तिकरण, आप एक सब हेडिंग बनाइए, सब टॉपिक बनाइए, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के द्वारा, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के द्वारा आपने डाल दिया। अब यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर आपको लगे तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, जो अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाएं, पहले तो आप उसे औपचारिक क्षेत्र में लाइए। कि सर जैसे मैंने कल बेरोजगारी का जब क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था तो वहाँ भी मैंने बताया था, तो सबसे पहले आप इसको औपचारिक क्षेत्र से जोड़िए। जब आप औपचारिक क्षेत्र से नहीं जोड़ेंगे, इसका डाटा आपके पास नहीं रहेगा, तो फिर कैसे होगा ये बताइए। तो महिला सशक्तिकरण, यदि आप औपचारिक क्षेत्र से महिलाओं को जोड़ेंगे, जैसे अभी आप देखिए न्यूनतम वेजेज एक एक्ट है, आप जानते हैं कि इतना वेतन कम से कम मिलना चाहिए था, लेकिन क्या जब हम हाउस मेड को रखते हैं तो उस पर यहाँ पे उसको लागू करते हैं क्या? हम बात कर सिंपल कितना रुपया देंगे, आपको काम करना कीजिए, नहीं काम करना नहीं कीजिए, उसका कोई मानक नहीं है। अगर सरकार एक मानक तय कर देगी, औपचारिकरण उसका कर देगी, तो क्या होगा, इससे महिला सशक्तिकरण होगा और उसको उचित वेतन मिलेगा, जितना उसका पारिश्रमिक, जितना उसका होना चाहिए था वो उसको उतना मिलेगा। तो पहले तो आप औपचारिक लिख दीजिए। दूसरा देखिए स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, तो इससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण होगा। अब अनौपचारिक क्षेत्र में जो कौन सी महिलाएं काम करती है, जिसके पास कौशल का अभाव होता है, आप जानते हैं इसके पास कौशल का अभाव होता है, तो अगर इस महिला के पास कौशल डेवलपमेंट होगा, कौशल विकास होगा, तो वो क्या औपचारिक क्षेत्र में काम करेगी। और अगर अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण पूरी तरीके से हो जाएगा तो वो औपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा काम करेगा, उसके पास सारा अपना व्यवस्था होगा, कितना पैसा हम कमा रहे हैं, उसके पास अपना खुद का अकाउंट होगा, खुद के अकाउंट को ऑपरेट करेगी, सरकार को टैक्स देगी। जिसे हाँ आप कहेंगे सर इतना कम पैसा हम टैक्स कैसे देंगे, 7 लाख रुपया तक टैक्स फ्री है, बट आप 0 ITR तो फाइल करते हैं। यदि आप 0 ITR फाइल करते हैं तो सरकार की बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल, जैसे आप बैंक लोन ले सकते हैं, तो उसमें मांगा जाता है कि भाई आप ITR फाइल करेंगे 3 साल का, मुझे दिखाइए, तो इस तरह का बेनिफिट आपको हो सकता है। तो आप दूसरा हो गया हमारा कौशल विकास, कौशल विकास के तहत आप इस तरह की ले सकते हैं। उसके बाद गुणवत्तापूर्ण, जो हमारा देखभाल हो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, जो कौशल है वो गुणवत्तापूर्ण, ठीक है। तो चीज जो हमारे क्वालिटेटिव होना चाहिए था, क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव चीजें गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए थी, ठीक है। अगला पॉइंट इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। अगला पॉइंट, महिला उद्यमिता को बढ़ावा दीजिए। अगर महिला उद्यमिता को आप बढ़ावा देंगे तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था हमारा मजबूत होगा, महिलाएं सशक्त होगी और महिलाओं का सॉरी हमारा जो केयर इकोनॉमी है वो मौद्रिकृत इकोनॉमी में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 4-5 पॉइंट है, इस 4-5 पॉइंट यदि आप एक्सप्लेन कर लेंगे तो आप बेहतर शानदार लिख लेंगे। और देखिए इकोनॉमी में जो सवाल आता है निश्चित रूप से चौंकाने वाला सवाल आता है यार। ये सवाल का जो हम लोग भी तैयारी करते थे या कराते हैं, इस तरह के सवाल का अनुमान बहुत कम लगाया जाता है कि वैसे इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है। आप अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में बहुत दूर दूर तक ये सब बातें नहीं है। यही होता है, आपको गैस करना पड़ता है, चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, और यदि आप पढ़ते हैं, चीज़ों को अनुभव करते हैं, तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसी देखिए हमारा एक है, इसी में अगर हम बात करें गिग इकोनॉमी की, गिग इकोनॉमी, तो गिग इकोनॉमी क्या होता है, प्लेटफॉर्म वर्कर को आप जानते होंगे। एक प्लेटफॉर्म वर्कर होता है जो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्विगी हो गया, वहाँ पे ये महिलाएं काम करती है। तो जो ये प्लेटफॉर्म जो गिग वर्कर होता है, इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती है। तो इनके लिए यदि आप गिग वर्कर के लिए सुविधाओं को डेवलपमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण होगा। और महिला सशक्तिकरण होगा, महिला अगर सशक्तिकरण होगा इससे क्या होगा, औपचारिक क्षेत्र में बढ़ेगी,
अर्थव्यवस्था हमारा मजबूत होगा और जो केयर इकोनॉमी है वो मौद्रिकृत इकोनॉमी में तब्दील होगा। ठीक है, आगे देखिए पॉलिसी, नीति। सरकार को नीतिगत सुधार करना चाहिए था, नीतिगत सुधार की पॉलिसी बनाइए, इस तरह की समग्र पॉलिसी जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एक बड़ा सा जिसमें कि सभी चीज़ें इंक्लूड हो, सभी को शामिल किया, सभी पक्षों को विचार करके एक समग्र पॉलिसी बनाया जाए, समग्र नीति बनाया जाए, जिससे कि महिलाएं सशक्त भी हो और केयर इकोनॉमी को मौद्रिकृत इकोनॉमी में तब्दील भी किया जा सके, क्योंकि सरकार के पास सारा रिकॉर्ड हो, सारा व्यवस्था हो, सब कुछ हो। तो उम्मीद करते हैं आप इन सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। अब आते हैं निष्कर्ष पे कि निष्कर्ष में क्या लिखा जाना चाहिए, ये बताइए। यदि आप निष्कर्ष लिख रहे हो इस क्वेश्चन का, तो थोड़ा सोचिए, फिर तो हम बता ही देंगे। निष्कर्ष आप लिखिए कि 2047 तक क्या करना है, भारत को विकसित देश बनाना है। एक WTO का या किसी संस्था का एक रिपोर्ट था, विश्व बैंक का शायद रिपोर्ट था, विश्व बैंक का, कि यदि भारत में जो केयर इकोनॉमी है, जो हमारा केयर इकोनॉमी है, यदि उसको मोनेटाइज इकोनॉमी या मुद्रित अर्थव्यवस्था में अगर तब्दील किया जाए, चेंज कर दिया जाए, परिवर्तित किया जाए, तो जो भारत का GDP है वो 27% बढ़ जाएगा। जो भारत का GDP अभी हमारा है दुनिया के 5वीं सबसे बढ़िया, वो उसमें 27% का इजाफा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड तो सरकार के पास होता ही नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं GDP का परिभाषा क्या होता है कि वर्ष के अंत में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, तो बहुत सारा रिकॉर्ड होता ही नहीं। तो आप निष्कर्ष में लिखिए कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था हमें बननी है और 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बननी है। इसे पूरा करने के लिए केयर इकोनॉमी को मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना होगा, अनौपचारिक इकोनॉमी को औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलना होगा। इसके परिणाम स्वरूप जो अगर SDG का आप 5वां पढ़ें गोल, जिसमें लिखा है कि जेंडर इनइक्वलिटी, तो इससे फिर हमारे जेंडर इक्वलिटी भी कम होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 को भी हम प्राप्त करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। पूर्ण विराम। तो उम्मीद करते हैं कि आप निष्कर्ष समझ होंगे कि भारत सरकार को 2047 तक, भारत सरकार के जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है और 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी है। तो IMF रिपोर्ट के अनुसार, WTO की रिपोर्ट के अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्र को यदि औपचारिक क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तो 27% भारत की इकोनॉमी, जो भारत की GDP है, वो बढ़ जाएगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, लैंगिक असमानता को कम करने के लिए भारत सरकार को केयर इकोनॉमी को मौद्रिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना चाहिए। अभी सर निष्कर्ष थोड़ा लंबा हो गया तो आप इस अपने स्तर से छांट लीजिए। अगर बहुत कोई क्वेश्चन यदि आप बिहार के लिए लिख रहे हैं तो वो लंबा होगा, तो फिर वहाँ पर निष्कर्ष भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, 4.5 पेज का जब आप आंसर लिखते हैं। लेकिन यदि आप 10 नंबर के लिए लिखते हैं, 15 नंबर के लिए लिखते हैं, यदि आपको निष्कर्ष बड़ा लिख रहा है तो आप इसमें 1 लाइन 2 लाइन छांट सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो उम्मीद करते इस क्वेश्चन का आप समझ गए होंगे। और ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और फिर अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और हम फिर से बता दें कि हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, उस संवैधानिक कर्तव्य का आपको पालन करना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।